चंपा की दो बेटियां थीं, मीरा और नीरा। चंपा के पति किशोर को शराब के नशे की बुरी लत थी। वो कोई काम नहीं करता और चंपा के कमाए हुए पैसे नशे में उड़ा देता। ऐसे में चंपा और उसकी बेटियों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मीरा को बहुत भूख लगी थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नजर दूध की दुकान पर जाती है, जहां एक महिला दूध खरीद रही थी। दूध देखकर मीरा के मुंह में पानी आ जाता है। ना जाने कितने दिनों से हम दोनों बहनों ने दूध नहीं पिया। मैं तो दूध का स्वाद भी भूल गई हूँ। मीरा उस महिला के पास जाती है और कहती है, आंटी, मुझे एक दूध की थैली दिला दो ना। मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। मीरा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उस महिला को मीरा पर दया आ जाती है। वो उसे आधे लीटर दूध की थैली दिला देती है। तभी दूध वाला चिल्लाता है, अरे मत दिलाओ मैडम, इन लोगों की यही आदतें हैं। काम धाम करना नहीं है, रोज किसी ना किसी से भीख मांगते हैं। कोई बात नहीं भैया, कितने पैसे हुए? 32 रुपए। वो महिला दूध वाले को पैसे देकर वहां से चली जाती है। मीरा दूध की थैली लेकर वहां से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वहां पर मोमोज वाले की स्टॉल लगी है। दो लड़कियां वहां मोमोज खा रही हैं। यार, मेरा तो पेट भर गया, ये दो मोमोज बच रहे, तू खा ले। नहीं नहीं, मैंने अपना पूरा मोमोज खा लिया, अब नहीं खाऊंगी। तुझे नहीं खाने तो डस्टबिन में फेंक दे। डस्टबिन में क्यों फेंकना? यहीं सड़क के किनारे रख देती हो, कुत्ते खा लेंगे, किसी का तो पेट भरेगा। वो लड़की दोनों मोमोज सड़क के किनारे रख देती है और दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। मीरा दौड़कर दोनों मोमोज उठा लेती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो नीरा से कहती है, नीरा देख मैं क्या लाई हूं। मीरा के हाथों में दूध की थैली देखकर नीरा की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। अरे वाह, दूध! हाँ ये देख, मैं मोमोज भी लाई हूं, लेकिन माँ कहाँ है? दीदी, माँ हमारे लिए खाना लाने गई है। तभी चंपा घर आ जाती है। मीरा, नीरा, मैं आज तुम दोनों के लिए ये पाव लाई हूं। बहुत ढूंढने पर कचरे के ढेर के पास मुझे ये पाव मिला, इसे तुम दोनों खा लो। वो पाव बहुत पुराना लग रहा था, उसमें फफूंद लगा हुआ था। चंपा पाव में से फफूंद साफ करके दोनों बेटियों को देती है। माँ, दीदी दूध लाई है, हम तीनों दूध और पाव खाएंगे। चंपा दूध गर्म करती है। तीनों दूध और पाव खाते हैं। दो मोमोज में से एक एक मोमो मीरा और नीरा खा लेती हैं। आज तो हमें खाना मिल गया। माँ, क्या हमें इसी तरह रोज खाना नहीं मिल सकता? किशोर के रोज रोज के झगड़े के कारण चंपा का काम छूट गया था। नीरा बेटी, मैं काम की तलाश कर रही हूँ। जब मुझे काम मिल जाएगा तब मैं तुम दोनों को रोज खाना खिलाया करूंगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। चंपा दरवाजा खोलती है तो किशोर का दोस्त खड़ा था, जो नशे में धुत किशोर को बेहोशी की हालत में लेकर आया था। आज फिर किशोर ने मेरे पैसों से शराब पी है। इस पर मेरे बहुत पैसे उधार हैं। मेरे पैसे जल्दी लौटा देना, संभालो इसे। किशोर का दोस्त उसे बिस्तर पर लिटाकर चला जाता है। किशोर इस कदर नशे में था कि उसे किसी चीज का होश नहीं था। माँ, बाबा ने काम क्यों छोड़ दिया? ये शराब क्या चीज होती है? मीरा बेटी, शराब बहुत बुरी चीज होती है। ये घर परिवार सब बर्बाद कर देती है। रही बात काम की, तो काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माँ, हम भी तो मेहनत से काम कर सकते हैं। लेकिन नीरा, तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो। मैं हूं ना, मैं काम करूंगी। रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। तीनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगली सुबह चंपा काम की तलाश में निकल जाती है। मीरा और नीरा घर पर अकेली थीं। दीदी, मुझे भूख लगी है। नीरा, माँ काम की तलाश में गई है। अगर माँ को काम मिल गया तो वो खाना जरूर लाएंगी। लेकिन दीदी, माँ को काम नहीं मिला तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। कल हमें कितने दिनों बाद खाना मिला था, न जाने फिर कब खाना मिलेगा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है नीरा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। मीरा अपनी छोटी बहन के लिए खाना लाने चली जाती है। सुबह के 11 बजे थे। खाने पीने की दुकानें अभी खुली रही थीं। मीरा एक होटल के पास जाती है और होटल के आसपास देखने लगती है। वहां होटल का कर्मचारी सफाई का काम कर रहा था। होटल का मालिक मीरा को देख लेता है। वो मीरा को डांटते हुए कहता है, ए लड़की, ऐसे क्या घूर रही है? साहब, मुझे खाना मिलेगा क्या? अभी तो खाना बना भी नहीं है। खाना बन भी गया तो कस्टमर खाएंगे, तुझे नहीं मिलेगा। चल भाग यहाँ से। दुकान का मालिक मीरा पर पानी का ग्लास फेंक देता है। मीरा वहां से भागती है। वो देखती है कि होटल के बड़े बड़े बर्तन बाहर धोने के लिए रखे थे, जिसमें रात का बचा हुआ बासी खाना था। वो सबकी नजर बचाकर उसमें से खाना निकालने लगती है। वो खाना खराब हो चुका था। उसमें से बदबू आ रही थी। ये खाना मैं नीरा को कैसे खिलाऊंगी? ये तो सड़ चुका है। लेकिन तभी उसे नीरा की बात याद आती है। लेकिन दीदी, माँ को काम नहीं मिला तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। कल हमें कितने दिनों बाद खाना मिला था, ना जाने फिर कब खाना मिलेगा।
मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मीरा एक पॉलीथीन में कुछ रोटियां और सब्जी रख लेती है। होटल का मालिक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो डंडा लेकर मीरा के पीछे भागता है। चोर चोर चोर! मीरा डर जाती है। वो खाने से भरा पॉलीथीन वहीं छोड़कर भागने लगती है। भागते भागते वो एक आदमी से टकरा जाती है जो सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था। मीरा उसे पकड़ लेती है। अंकल अंकल मुझे बचा लो, वरना वो होटल का मालिक मुझे डंडे से मारेगा। कौन है तू? मुझे छोड़! उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा बैग था। तभी पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। लोगों ने देखा कि उस आदमी को मीरा ने पकड़ रखा था। लोग चोर चोर चिल्लाने लगे। तभी होटल का मालिक वहां आ जाता है। मीरा को लगता है कि सारे लोग उसे चोर कह रहे हैं। वो डर के मारे भागने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी उसे रोकता है। तुम क्यों भाग रही हो बेटी? तुमने तो चोर को पकड़ा है। मैंने? जिस आदमी को तुमने पकड़ा था वो एक चोर है। वो मेरे घर से पैसे चुरा कर भाग रहा था। तभी होटल का मालिक कहता है। ये लड़की चोर है, इसने मेरे होटल से खाना चुराया है। वो आदमी होटल के मालिक से कहता है। तुम्हें तुम्हारे खाने के जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो। इसकी वजह से मेरी जिंदगी भर की कमाई बची है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। होटल का मालिक वहां से चला जाता है। वो आदमी चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। उसे उसका पैसा वापस मिल जाता है। वो मीरा को 1000 रुपए देता है। अंकल मुझे पैसे नहीं, खाना चाहिए। मेरी छोटी बहन भूखी है। वो मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसके लिए खाना लेकर आऊंगी। मीरा की बात सुनकर उस आदमी का दिल भर आता है। वो मीरा को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है। ये मीरा है, इसे खाना और कुछ फल दे दो। इसकी वजह से चोर पकड़ा गया और हमें हमारे पैसे मिल गए। क्या चोर पकड़ा गया? हाँ, मीरा ने ही चोर को पकड़ा है। उस आदमी की पत्नी मीरा को घर के अंदर ले जाती है और उसकी खूब खातिरदारी करती है। उसे खाने के लिए ढेरों पकवान, फल और मिठाइयां देती है। इतना सारा खाना? हाँ बेटी, ये सब तुम्हारे लिए। आंटी, आप ये खाना मुझे एक पॉलीथीन में दे दो। घर में मेरी माँ और छोटी बहन भी है। हम सब इकट्ठे ही खाना खाते हैं। ठीक है। वो महिला ढेर सारे पकवान, फल और मिठाइयां पैक करके मीरा को दे देती है। ये लो बेटी। मीरा खाना ले लेती है, लेकिन वो उदास हो जाती है। क्या हुआ बेटी, क्या तुम्हें और खाना चाहिए? नहीं आंटी। तो तुम उदास क्यों हो गई? आंटी, ये खाना तो आज खत्म हो जाएगा, फिर हम कल क्या खाएंगे? रोज रोज खाना मांग कर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? लेकिन बेटी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। मैं तुमसे काम नहीं करवा सकती। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ को काम पर रख सकती हूँ। सच आंटी? हाँ, तुम कल उन्हें लेकर आना। ठीक है आंटी। मीरा खुशी खुशी खाना लेकर घर आ जाती है। दीदी तुम आ गई? हाँ नीरा, मैं तेरे लिए खाना भी लाई हूँ। मीरा खाना निकाल कर नीरा के सामने रख देती है। इतने सारे पकवान देखकर नीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तभी चंपा भी घर आ जाती है। खाना देखकर वो कहती है, ये खाना कहाँ से आया? माँ, ये खाना मैं लाई हूँ और खाने के साथ साथ तुम्हारे लिए काम भी लाई हूँ। क्या कहा? काम भी लाई है? मीरा चंपा को आज की सारी घटना बताती है। मैं कल से ही काम पर जाऊंगी और तुम दोनों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। उसी समय किशोर का नशा टूटता है और वो होश में आ जाता है। पानी, पानी! नीरा उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है और उसके सिर पर हाथ फेरकर पूछती है, बाबा अब तबीयत कैसी है? किशोर कुछ कहता उससे पहले ही वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। लो बाबा, खाना खा लो, आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया। नीरा की मासूमियत भरा प्यार देखकर किशोर रोने लगता है। वो नीरा को गले लगाकर कहता है, कितना अभागा बाप हूं मैं। मेरी बच्चियां मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मैं शराब को गले लगा रहा था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। किशोर मीरा और चंपा को गले से लगाता है और चारों साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। दूसरे दिन चंपा मीरा के साथ मालकिन के घर काम करने के लिए चली जाती है और किशोर भी काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ दिन के बाद उसे एक दुकान में सेल्समैन का काम मिल जाता है। चंपा और किशोर दोनों काम करने लगे। अब मीरा और नीरा को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था। किशोर ने उनका नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। दोनों बहनें अब रोज स्कूल जाती और पेट भरकर खाना खाती। दीपा ने बेहद गरीबी में सुकृति को पाला और पढ़ाया लिखाया था, लेकिन सुकृति को गरीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जॉब ज्वाइन करते ही उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली, जिसके बाद क्या हुआ जानने के लिए देखिए गरीब माँ की अमीर बेटी। माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, जल्दी से नाश्ता लगा दो। दीपा एक हाथ में सुकृति के लिए नाश्ता और दूसरे हाथ में लंच बॉक्स लेकर आती है।
ये ले बेटी, आज मैंने तेरे लिए प्याज के पराठे बनाए हैं, गरम गरम है, जल्दी से खा ले नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। और ये रहा तेरा लंच बॉक्स। ओहो माँ, आज फिर प्याज के पराठे, ऊपर से तुमने यही पराठे लंच में भी दिए होंगे। हाँ, तुझे प्याज के पराठे पसंद तो हैं। भूल गई क्या बचपन में मेरे हाथ के बने प्याज के पराठे तुम मांग मांग कर खाती थी। माँ, उस समय तुम प्याज के पराठे बनाकर बेचा करती थी, मेरे पास खाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब तो मैं जॉब करती हूँ, अब मैं अपना मनपसंद खाना बाहर से मंगा लूंगी। बेटी, बाहर का खाना तेरी सेहत बिगाड़ देगा। माँ, जब से मेरी जॉब लगी है तब से तो कुछ अच्छा खाने का मौका मिला है, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सुकृति अपने हाथ में एक पराठा लेकर निकल जाती है। सुकृति बेटी, कम से कम 2 पराठे तो खाकर जा। सुकृति ने दीपा की बात को अनसुना कर दिया और ऑफिस चली गई। वो बस पकड़ने जा ही रही थी कि उसे किसी ने आवाज दी। सुकृति? उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में अनुराग बैठा था। अनुराग सुकृति का सीनियर था। अनुराग सर, आप? अब हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चलो तुम्हें भी ऑफिस छोड़ दूँ। ओके सर। वो गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में वो सोचती है, अनुराग सर कितने अमीर हैं, इनके पास कितनी बड़ी गाड़ी है। कितना अच्छा होता मैं रोज इसी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाती, दौड़ दौड़ कर बस पकड़ने से छुटकारा मिल जाता। क्या सोच रही हो सुकृति? सुकृति ने बिना किसी लिहाज और संकोच के कह दिया, सर क्या आप रोज इसी तरह मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, तुम रोज यहीं पर मिल जाना। ओके सर। उस दिन ऑफिस में भी अनुराग ने सुकृति को लंच साथ में करने के लिए कहा। अनुराग ने बाहर से खाना ऑर्डर किया और दोनों ने साथ में लंच किया। अब सुकृति रोज अनुराग के साथ गाड़ी में ऑफिस जाने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दिन अनुराग ने सुकृति को शादी के लिए कह दिया। सुकृति की तो खुशी का ठिकाना न रहा। वो मन ही मन सोचने लगी, अनुराग सर तो खानदानी अमीर लगते हैं, इनसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। सुकृति ने तुरंत अनुराग को हाँ कह दिया। सुकृति, मैं शादी से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है अनुराग, आप क्या बताना चाहते हैं? यही कि मेरे माता पिता नहीं है। कुछ साल पहले एक हादसे ने उन्हें मुझसे छीन लिया था, तब से मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। सुकृति ने अपने घर में जब ये बात बताई, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी कि तुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। दीपा ने सुकृति की शादी अनुराग से करा दी। अनुराग एक महंगी सोसाइटी में रहता था। अपनी अमीरी की चकाचौंध में सुकृति ये भूल गई कि दीपा का उसके अलावा कोई और सहारा नहीं था। उसने पलटकर दीपा का हाल तक नहीं पूछा। इधर बेटी के जाने के बाद दीपा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सुकृति के जाने के बाद घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। पहले तो वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसे घर खर्च चलाने के लिए मुझे दे देती थी, लेकिन अब तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जो पैसे मैंने बचा कर रखे थे वो भी खर्च हो गए। लगता है मुझे फिर से प्याज के पराठे बनाकर बेचने होंगे, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब दीपा अपनी सहेली सीमा से कुछ पैसे उधार मांगती है। वो फिर से प्याज के पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। एक शाम जब अनुराग और सुकृति ऑफिस से लौट रहे थे, तब अनुराग की नजर सड़क किनारे बैठी दीपा पर पड़ी। अनुराग ने गाड़ी रोक दी। क्या बात है अनुराग, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? सुकृति, वो तुम्हारी माँ है ना, प्याज के पराठे बेच रही हैं जो? सुकृति की नजर दीपा पर पड़ती है, लेकिन वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। क्या अनुराग, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी माँ भला सड़क के किनारे प्याज के पराठे क्यों बेचेगी? पता नहीं क्यों इन्हें देखकर मुझे तुम्हारी माँ की याद आ गई। हम शादी के बाद उनसे नहीं मिले, चलो उनसे मिलकर आते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है कि ऑफिस में काम करके मैं कितना थक जाती हूँ। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी घर चलो, माँ से फिर कभी मिल लेंगे। सुकृति के कहने पर अनुराग गाड़ी घुमा लेता है। दोनों अपने घर आ जाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक सुकृति की तबीयत बिगड़ जाती है। अनुराग उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब आपको अपना खास ख्याल रखना होगा, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सुकृति और अनुराग दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। घर आकर सुकृति सोचती है, मेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझसे तो घर का काम नहीं होता। जब मैं माँ बन जाऊंगी तब बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? क्यों ना मैं माँ को यहीं बुला लूं। माँ मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी। उन्हें 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सुकृति उदास होने का नाटक करती है। क्या बात है सुकृति, तुम माँ बनने वाली हो, इस बात से तुम खुश नहीं हो क्या? ऐसी बात नहीं अनुराग, जब से पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ ने मुझे बहुत कष्टों से पाला है, लेकिन शादी के बाद मैं इतनी बिजी हो गई कि माँ से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। सुकृति घड़ियाली आंसू बहाने लगती है। रो मत सुकृति, मैं अभी माँ को लेकर आता हूँ। माँ अब हमारे साथ ही रहेंगी, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। अनुराग उसी समय दीपा के घर जाता है
और उसे अपने घर ले आता है। दीपा को देखकर सुकृति खुश होने का नाटक करती है। उसने तो दीपा को सिर्फ काम करने के लिए बुलाया था। सच्चाई तो ये थी कि गरीब दीपा को माँ कहने में भी उसे शर्म आ रही थी। दीपा को जब पता चलता है कि वो नानी बनने वाली है, वो अपने सारे दुख भूल जाती है। दीपा के आने के बाद सुकृति ने अपनी कामवाली को काम से हटा दिया। अब घर के सारे काम दीपा ही करती। माँ, हमें ऑफिस निकलना है, जल्दी से नाश्ता लगा दो। दीपा टेबल पर नाश्ता लगाती है, जिसमें आलू के पराठों के साथ रायता, चटनी और अनार का जूस भी था। माँ ने इतनी जल्दी इतना सब बना लिया? बेटा, मुझे तो घर का काम करने की आदत है। तुम लोगों को खाना बनाकर खिलाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों नाश्ता करके चले जाते हैं, जिसके बाद दीपा घर के दूसरे काम में लग जाती। दीपा काफी बूढ़ी हो गई थी, जिस कारण उसके जोड़ों में दर्द रहता था, लेकिन नानी बनने की खुशी में वो अपनी सारी तकलीफें भूलकर बेटी की सेवा कर रही थी। शाम को उनके आने से पहले वो चाय, नाश्ता और रात का खाना तैयार कर देती। एक रात वो सबके खाने के बाद बर्तन धो रही थी। उस समय उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये सब अनुराग ने देख लिया। क्या बात है माँ, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटा, पैरों में दर्द हो रहा है, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। अनुराग को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो सुकृति से कहता है, सुकृति, तुमने माँ के आने के बाद कामवाली को क्यों हटा दिया? माँ के पैरों में बहुत दर्द रहता है, वो घर का सारा काम करती हैं। मैं कल उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ओफो अनुराग, इतनी सी बात के लिए माँ को डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? ये सब उम्र का तकाजा है। माँ बूढ़ी हो गई हैं, इसीलिए उनके पैरों में दर्द रहता है। वैसे भी माँ को काम करने की आदत है। माँ ने कौन सा अमीरी में दिन गुजारे हैं, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अनुराग नहीं माना। दूसरे दिन वो चुपके से दीपा को डॉक्टर के पास ले जाता है। इन्हें अर्थराइटिस है, मैं दवाएं लिख देता हूँ, समय पर दवाइयाँ ले लेंगी और आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। अनुराग दीपा को दवाइयाँ दिलाकर घर पहुंचा देता है और खुद ऑफिस चला जाता है। दीपा समय पर दवाइयाँ तो खा लेती, लेकिन वो आराम नहीं कर पाती। जैसे जैसे सुकृति की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वो सारा दिन घर पर ही रहती और दीपा से अपनी सेवा करवाती। माँ, आज मेरा गाजर का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। तुम्हारे हाथ के बने हलवे का ना स्वाद तो मैं भूल ही गई हूँ। ये कैसी बात कर रही है बेटी, मैं अभी तेरे लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ, लेकिन पहले अनार का जूस दे दो। ठीक है बेटी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। समय आने पर सुकृति ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद दीपा का काम और बढ़ गया। उसे सुकृति के साथ साथ उसके बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ रहा था, जिस कारण दीपा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। ये सब अनुराग से देखा नहीं गया। माँ जी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो अनुराग? माँ चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? सुकृति, तुम्हें अपनी तो चिंता है, लेकिन माँ की नहीं। तुमने माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में आराम देने की बजाय तुम उनसे अपने घर का काम करवा रही हो। तुम अपनी ही माँ की गरीबी का गलत फायदा उठा रही हो। क्या इसी दिन के लिए माँ ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? अनुराग, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज ही एक आया रख लेती हूँ, लेकिन माँ कहीं नहीं जाएगी। उस दिन सुकृति को अपनी गलती का एहसास होता है। वो घर के काम और बच्चों की देखभाल के लिए आया रख लेती है। अब दीपा आराम करती और बच्चों के साथ खेलकर अपना वक्त गुजारती।